अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स। सबसे पहले सेडेटिव हिप्नोटिक होता क्या है? सेडेटिव हिप्नोटिक वो ड्रग्स होते हैं जो कॉज करते हैं सिडेशन और हिप्नोसिस। अब सिडेशन क्या होती है? जो कि एंग्जाइटी को रिलीव कराए। यानी हमें पता है कि जब एंग्जाइटी होती है तो मतलब सीएनएस जो है वो ओवर एक्साइट हुआ हुआ है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइट हुआ हुआ है, तो उसे थोड़ा सा डिप्रेस कर देते हैं, यानी सिडेट कर देते हैं। तो एंग्जाइटी के रिलीफ के लिए हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं। दूसरा हम कहते हैं हिप्नोसिस, यानी किसी को अगर इंजोमिया वगैरह है तो उसको स्लीप एड देने के लिए भी हम ये ड्रग्स यूज़ करते होते हैं। हम कहते हैं ऑब्वियसली अब सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स ने काम कहाँ करना है सीएनएस में, तो ऑब्वियसली दे वुड बी लिपिड सॉल्युबल। अगर वो लिपिड सॉल्युबल होंगी तभी वो जीआईटी से एब्जॉर्ब होकर और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो हम कहते हैं कि जो ब्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास होता है गाबा ए रिसेप्टर्स, ठीक है। गाबा बी रिसेप्टर्स भी होते हैं और काफ़ी सारे भी होते हैं, लेकिन जो गाबा ए रिसेप्टर्स है वहाँ पे हमें पता है कि गाबा का काम क्या होता है? इट इज़ एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, यानी जब ये बाइंड करेगा इसके साथ तो ये कॉज करेगा इनहिबिशन, ठीक है, इनहिबिशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या एक्शन पोटेंशियल की। अब गाबा ए रिसेप्टर्स नॉर्मली किस तरह काम करते हैं? हम कहते हैं इसमें हमारे पास होते हैं 5 सब यूनिट्स, यानी पेंटामर सब यूनिट्स होते हैं। अल्फा 1 2, ठीक है, बीटा 2 के भी 2, और गैमा 2 का जो है वो 1 होता है। ओके, तो इनको हम बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। ये कौन से हैं? बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन जो है वो यहाँ पर आकर एक्ट करता है। नॉर्मली ये गाबा ए रिसेप्टर्स है। अच्छा, अब होता क्या है कि गाबा की जो बाइंडिंग साइट है दैट इज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है, यहाँ पे भी अल्फा और बीटा के बीच में जो है वो गाबा एक्ट करेगा। अब करता क्या है कि जब ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे, गाबा यहाँ पे आके बाइंड करेगा, चैनल ओपन होगा तो क्या होगा? क्लोराइड इनफ्लक्स होगा। जब क्लोराइड जो है वो सेल के अंदर आएगा तो सेल के अंदर क्या हो जाएगी? नेगेटिविटी, यानी कि हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी, राइट। और हमें पता है हाइपर पोलराइजेशन का क्या मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। सो इट इज़ एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अब हम कहते हैं कि बेंजोडाइजेपिन्स भी जो है वो इसी रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं आकर, बट उनकी बाइंडिंग साइट जो है वो गाबा से अलग होती है। इट इज़ बिटवीन अल्फा एंड गैमा, ठीक है, अल्फा 1 और गैमा 2 के बीच में जो है इसकी बाइंडिंग साइट होती है। हम कहते हैं इसी के साथ 2 और बाइंडिंग साइट्स होती हैं जो इसी को ओवरलैप करी होती है, तकरीबन तीनों सिमिलरली बाइंडिंग साइट्स होती हैं। बेंजोडाइजेपिन और हमारे पास जो न्यूअर हिप्नोटिक ड्रग्स पड़ी थी उसमें हमारे पास होता है जोल्पीडेम, ठीक है, वो जोल्पीडेम जो है वो भी यहाँ पर आके बाइंड करता है। और तीसरा हम कहते हैं फ्लूमाजिनिल। लेकिन जो फ्लूमासिनिल है वो क्या कर रहा है? वो आकर इन दोनों को ब्लॉक कर रहा है, इन दोनों का एंटागनिस्ट के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इन दोनों के एक्शंस को रिवर्स करने के लिए यूज़ होगा। और बारबिट्यूरेट्स की हम कहते हैं कि बाइंडिंग साइट इतनी डिफाइन तो नहीं है, लेकिन हाँ, बस यही है कि ये बीटा के ऊपर जो है इसकी बाइंडिंग साइट होती है, यानी कि बेंजोडाइजेपिन और बारबिट्यूरेट दोनों की जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो डिफरेंट हैं बट ऑन द सेम रिसेप्टर, दैट इज गाबा ए रिसेप्टर्स। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में? जो बेंजोडाइजेपिन है ना वो क्या करता है कि यहाँ पर जब बाइंड करता है तो ये इस चैनल की ओपन होने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है, यानी कितनी दफ़ा वो चैनल जो है ओपन बंद होगा, जितनी तेज़ी से वो ओपन बंद होगा उतना ज़्यादा हम कहते हैं गाबा का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, हम कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि जब गाबा प्रेजेंट होना, सिर्फ तभी बेंजोडाइजेपिन जो है उसके एक्शन को इन्हांस करता है। गाबा का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। जब वो प्रेजेंट होगा तो बेंजोडाइजेपिन जो है उसके इफेक्ट को पोटेंशिएट करेगा, यानी कि ज़्यादा करेगा बाय इंक्रीज। इसमें हमने 2 मेन तरह की ड्रग्स पढ़नी है टाइप्स की। एक हमारे पास होगी बेंजोडाइजेपिन्स, सेकंड हमारे पास होगी बारबिट्यूरेट्स। ये हमारे पास 2 मेन। इसके अलावा हम कुछ पढ़ेंगे मिससेलेनियस या एटिपिकल ड्रग्स, ठीक है। इसमें हमारे पास आती है न्यूअर हिप्नोटिक्स। न्यूअर हिप्नोटिक्स क्या है कि इनका ना काफ़ी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है एज कम्पेयर टू ओल्डर हिप्नोटिक्स, और इनका जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है और इनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी एज कम्पेयर टू ओल्डर ड्रग्स कम होते हैं। इससे हमारे पास 3 ड्रग्स पड़ेंगे। एक हमारे पास है ज़ैलेक्लोन, एक हमारे पास है ज़ोल्पीडेम, और थर्ड हमारे पास है एज़ोथिप्रिन, ठीक है। तो ये हमें 3 जो है न्यूअर हिप्नोटिक्स पढ़नी है। और इसके अलावा हम एक पढ़ेंगे एटिपिकल ड्रग्स में बस में व्हिच इज एन एंग्जियोलिटिक। फिर हम पढ़ेंगे कुछ मेलाटोनिन के एगनिस्ट जो कि एज अ सेडेटिव हिप्नोटिक यूज होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ऑरेक्सिन का एंटागनिस्ट एंड विल सी ऑल दैट इन डिटेल। ओके, सो ये हमने पढ़ी है मेन ड्रग्स। अल्कोहल की जो होती है सेडेटिव हिप्नोटिक होती है बट वो ड्रग नहीं है, एज अ ड्रग नहीं यूज होती, तो हमसे अलग चैप्टर में देखेंगे कि उसके क्या टॉक्सिसिटी वगैरह, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग द चैनल। लेकिन जो बारबिट्यूरेट है ना वो क्या कर रहा है? ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग कर रहा है, यानी कितनी देर के लिए वो चैनल ओपन रहता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग करेगा। अब दोनों क्या कर रहे हैं? गाबा के इफेक्ट को इन्हांस कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से, ठीक है। दोनों जो है वो इनहिबिशन करा रहे हैं, उसको ज़्यादा करा रहे हैं। लेकिन बारबिट्यूरेट हम कहते हैं लेस अमाउंट्स में तो चलो ये गाबा की जब प्रेजेंट होता है ना तब तभी एक्ट करता है, लेकिन हाई डोजेज में ना ये
ज़रूरी नहीं है कि गाबा का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर गाबा प्रेजेंट नहीं होगा तब भी ये डिप्रेस करा देंगे सीएनएस को, तो इसीलिए बारबिट्यूरेट्स जो है वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो इवन यहाँ तक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करा देते हैं एट हाई डोजेस, ठीक है। तो बारबिट्यूरेट्स जो है वो रेस्पिरेटरी या मेडुलरी डिप्रेशन करा देते हैं एट हाई डोजेस इवन व्हेन गाबा इज़ नॉट प्रेजेंट। अब इसके बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक तो हमने कह दिया कि इसने गाबा ए रिसेप्टर को प्रोलॉन्ग कर दिया। दूसरा क्या करता है, ये ग्लूटामेट क्या है, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको ब्लॉक कर देगा, तो ऑब्वियसली इनहिबिशन हो जाएगी। और तीसरा हम कहते हैं ये सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक कर दे। सोडियम चैनल्स क्या है, जब भी एक्शन पोटेंशियल आता है तो सोडियम अंदर आते हैं ना, ओपन होते हैं, सोडियम अंदर आते हैं, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है। लेकिन अगर वो ब्लॉक हो जाए तो उसकी डीपोलराइजेशन नहीं होगी, ठीक है, यानी एक्शन पोटेंशियल जो है वो इनहिबिट हो गया। तो इसके जो 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो ये है। सो अभी हमने क्या देखा कि बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो चैनल की फ्रीक्वेंसी को, ओपन होने की और क्लोज होने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, जबकि बारबिट्यूरेट जो है वो उसकी ओपन होने की जो ड्यूरेशन है उसको ज़्यादा करता है। लेकिन दोनों का इफेक्ट जो है वो सिमिलर होता है, और बारबिट्यूरेट जो है ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं क्योंकि वो गाबा की एब्सेंट में भी अपना काम करते होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय ब्लॉकिंग ग्लूटामेट और बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है फ्लूमाजिनिल का। फ्लूमाजिनिल हमने क्या कहा कि इट इज़ एन एंटागनिस्ट ऑफ बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर, ठीक है, यानी यहाँ पर आकर इनके इफेक्ट्स को ब्लॉक करता है। ये ना सिर्फ बेंजोडाइजेपिन के इफेक्ट को ब्लॉक करेगा बल्कि ज़ोलपीडेम के इफेक्ट को भी ब्लॉक करेगा, क्योंकि उसकी भी बाइंडिंग साइट सिमिलर ही होती है। ज़ोलपीडेम क्या है, इट इज़ एन न्यूरो हिप्नोटिक ड्रग। अब फ्लूमाजिनिल जो है हम कहते हैं जब भी हमारे पास सीएनएस इफेक्ट्स होंगे बेंजोडाइजेपिन की, डिप्रेशन ज़्यादा हो गई है तो उसको रिवर्स करने में जो है हेल्प करेगा। बट वी सी कि फ्लूमाजिनिल की जो बाइंडिंग साइट है दैट इज़ डिफरेंट दैन द बारबिट्यूरेट्स। तो बारबिट्यूरेट्स के इफेक्ट को ये रिवर्स नहीं करेगा, लेकिन बेंजोडाइजेपिन के इफेक्ट को जो है रिवर्स करेगा। सो फ्लूमाजिनिल इज ओनली बेंजोडाइजेपिन और ज़ोलपीडेम एंटागनिस्ट। नेक्स्ट हम कहते हैं कुछ ड्रग्स होती हैं बीटा कार्बोलिन्स। वो क्या करती हैं, वो इसी जगह पर आकर इन्वर्स एगनिस्ट का काम करती हैं। अब इन्वर्स एगनिस्ट क्या काम होता है कि फॉर एग्जांपल ये ना सिर्फ उसके इफेक्ट को ज़ीरो तक लेके जाती हैं बल्कि ज़ीरो से भी नीचे लेके जाती हैं, ठीक है, यानी उससे भी कम कर देती हैं जो नॉर्मल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीटा कार्बोलिन आया, बेंजोडाइजेपिन क्या करा रहा था, एनेक्सियोलिटिक था, ठीक है, और एंटी कन्वल्सेंट के तौर पर भी काम करता है बेंजोडाइजेपिन, ठीक है, एंटी कन्वल्सेंट के तौर पर भी काम कर रहा है और एनेक्सियोलिटिक के तौर पर भी काम कर रहा है। अब बीटा कार्बोलिन आया, इसने यहाँ पर आके नॉर्मली तो इसे सिर्फ ब्लॉक करना चाहिए था बेंजोडाइजेपिन को, कि चलो बेंजोडाइजेपिन अपने इफेक्ट शो कर रहा है, इसने इसको ब्लॉक कर दिया, लेकिन इसे सिर्फ ब्लॉक नहीं करता बल्कि जीरो यानी बेस लाइन से भी नीचे इसके इफेक्ट लेके जाता है, यानी इसका ऑपोजिट काम करना शुरू कर देता है, दैट इज एंग्जियोजेनिक और कन्वल्सेंट। जो बेंजोडाइजेपिन करा रहा था उसके ऑपोजिट काम कराना शुरू कर दिया एक इन्वर्स एगनिस्ट ने, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि एक बल्ब की जो है वो एक समझे बेस लाइन पे एक डिम सी लाइट होती है, जब हमारे पास उसका एगनिस्ट आता है तो वो उस लाइट को ब्राइट कर देता है। जब इन्वर्स एगनिस्ट आता है ना वो उस ब्राइटनेस को वापस डिम की तरफ लेके जाता है बल्कि जो पहले डिम था उससे भी मजीद कम कर देता है, ठीक है, उससे भी मजीद डिम कर देता है, समझे ऑफ ही कर दिया उसने बल्ब को, तो दैट इज इन्वर्स एगनिस्ट, ओके। बस इट इज़ ऑपोजिट ऑफ द एगनिस्ट इफेक्ट। अब जो लास्ट कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो ये है कि जो हमारे पास ये होते हैं ना गाबा ए रिसेप्टर्स, यहाँ पे अल्फा 1 की जगह अल्फा 2, अल्फा 3 या अल्फा 5 वगैरह जो है वो सब यूनिट्स भी हो सकते हैं, तो वो जो है उसकी डिफरेंट आइसोफॉर्म्स होती हैं, ठीक है। हम कहते हैं जो बेंजोडाइजेपिन है ना वो हमारे पास इन सब आइसोफॉर्म्स के साथ जो है बाइंड कर सकता है, ठीक है, यानी इसकी वर्सेटिलिटी जो है वो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसके जो इनहिबिटरी इफेक्ट्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। लेकिन जो ज़ोलपीडेम और जो न्यूअर हिप्नोटिक ड्रग्स है ना वो इन सब आइसोफॉर्म्स के साथ बाइंड नहीं करती, वो सिर्फ उन आइसोफॉर्म के साथ बाइंड करती है जिसमें सिर्फ अल्फा 1 हो, यानी इट इज़ वेरी सेलेक्टिव, ठीक है। जो न्यूअर हिप्नोटिक ड्रग्स है ना वो बहुत सेलेक्टिव होती है, सो ऑब्वियसली उनके सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट जो है वो भी सेलेक्टिव होंगे यानी कम होंगे, और उनके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो भी कम होंगे एज कम्पेयर टू बेंजोडाइजेपिन। अच्छा, अब हम कहते हैं कि हमारे पास ना दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, बेंजोडाइजेपिन 1 एंड बेंजोडाइजेपिन 2, इसको हम ओमेगा 1 भी कहते हैं। जो बेंजोडाइजेपिन 1 है ना वो तो चलो हमारे पास एंग्जाइटी में इन्वॉल्व होता है, जो बेंजोडाइजेपिन 2 है वो हमारे पास कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्पेयर कर देता है, कॉग्निटिव यानी जो सोचने समझने की जो सलाहियत है ना उसको भी इम्पेयर करता है। तो हम कहते हैं जो हमारे पास बेंजोडाइजेपिन है ना वो इन दोनों को, हमने पता ना कि वो नॉन सेलेक्टिव कर रहा है, ठीक है, तो बेंजोडाइजेपिन जो वैरायटी ऑफ चैनल्स को ब्लॉक कर रहा है तो दोनों को ब्लॉक करता है, इसलिए बेंजोडाइजेपिन के इफेक्ट जो है वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के आते हैं। लेकिन जो हमारे पास न्यूअर हिप्नोटिक ड्रग्स हैं लाइक ज़ोलपीडेम, ज़ेलेप्लोन और एज़ोपिक्लोन, जो हमने 3 ड्रग्स पढ़ी थी, ठीक है, दे डू नॉट बाइंड टू द बेंजोडाइजेपिन 2 रिसेप्टर्स, सिर्फ बेंजोडाइजेपिन 1 के साथ वो सेलेक्टिवली बाइंड करते हैं, तो इसीलिए दे डू नॉट शो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है, तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो है वो शो नहीं करेंगे। और उनका जो डिप्रेसेंट इफेक्ट्स है सीएनएस, हमें पता था कि वो फ्लूमाजिनिल जो है वो एंटागोनाइज कर सकता है, ठीक है। ये थोड़ी सी फार्माकोडाइनमिक्स क्या होती है इन ड्रग्स की, अब इस ग्राफ को समझना है। ग्राफ में ये है कि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, डोज बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, डोज बढ़ा रहे हैं, तो सीएनएस के इफेक्ट्स जो हैं वो क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिट्यूरेट्स क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिट्यूरेट्स दोनों के जो शुरू वाले इफेक्ट्स हैं वो तो सिमिलर हैं, दैट इज़ दोनों जो सबसे
लेस इनकी डोज है ना, लेकिन सबसे कम डोज है, उसमें इस्तेमाल होते हैं एज एंग्जियोलिटिक्स, ठीक है, यानी कि एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए सबसे कम डोज में ये यूज़ होते हैं। दूसरा हम कहते हैं डिसइनहिबिशन हो सकती है साथ में एज ए साइड इफेक्ट। डिसइनहिबिशन क्या होती है कि जब हम किसी सोशल सोसाइटी में या किसी सोशल सेटअप में होते हैं तो बाज़ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनअप्रोप्रिएट होती हैं, एंड वी नो दैट इज इनअप्रोप्रिएट, तो हम आपको कंट्रोल करते हैं, इनहिबिट करते हैं कि हमने ये काम नहीं करना है, इट इज़ इनअप्रोप्रिएट सोशली। लेकिन जब हम ये ड्रग्स देते हैं तो बंदे की जो वो वाली सलाहियत है वो कम हो जाती है और वो ऐसी हरकतें हैं जो वो ज़्यादा करना शुरू कर देता है, तो इसे हम कहते हैं डिसइनहिबिशन। फिर हम कहते हैं सिलेक्टिव एंटी कन्वर्सेंट और मसल रिलैक्सेशन, यानी कुछ ड्रग्स सिर्फ सिलेक्टिवली ऐसी भी होती हैं जो थोड़ी सी डोज में एंटी कन्वर्सेंट्स के तौर पर भी काम करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एंटी कन्वर्सेंट में क्या हो रहा है, मसल की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, तो हमने क्या करना है, डिप्रेस करना है ना उसको, तो एंटी कन्वर्सेंट के तौर पर यूज़ होगा। ब्रेन में एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से कन्वर्जेंस हो रही है, तो हम उसको कम करते हैं, डिप्रेस करते हैं। और मसल रिलैक्सेशन के लिए भी कुछ ड्रग्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो ये इफेक्ट्स जो है ये भी लो डोजेस पे जो है वो अचीव किए जाते हैं, हाई डोजेस पे अचीव नहीं किए जाते, ठीक है। फिर हम कहते हैं नेक्स्ट पे हम कहते हैं हिप्नोसिस, यानी अगर हमने स्लीप के लिए देना हो तो हमें थोड़ी सी डोज बढ़ानी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू एंग्जाइटी की जो डोज़ है, ठीक है। तो हम थोड़ी सी डोज बढ़ाएंगे तब जाके हमारे पास स्लीप का जो इफेक्ट है वो आना शुरू हो जाएगा। फिर इससे मज़ीद डोज बढ़ाएंगे तो हम कह रहे हैं एनेस्थीसिया के इफेक्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप देख रहे हैं तो बारबिट्यूरेट्स जो हैं वो ज़्यादा एनेस्थीसिया शो कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बेंजोडाइज़ेपिन। बेंजोडाइज़ेपिन का कर्व जो है वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया, ठीक है। तो एनेस्थीसिया में जो है वो सेम डोज पर बारबिट्यूरेट्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट शो करते हैं एज़ कम्पेयर टू बेंजोडाइज़ेपिन। फिर हम कहते हैं नेक्स्ट मेडुलरी डिप्रेशन एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। तो अगर आप देखें तो बेंजोडाइज़ेपिन का यहाँ पे जाके कर्व जो है वो फ्लैट हो रहा है, तो यानी कि ये इस तरफ नहीं जा रहा। तो मेडुलरी डिप्रेशन जो है वो बारबिट्यूरेट्स जो है वो एट हाई डोजेस, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई डोजेस हमने कर दी हैं बारबिट्यूरेट्स की, ठीक है। यहाँ पे देखें ना हाई डोज करते जा रहे हैं ना, तो इतनी ज़्यादा हाई डोज पे सिर्फ जो बारबिट्यूरेट्स है वो हमारे पास मेडुलरी डिप्रेशन कॉज करेगा। और बेंजोडाइज़ेपिन्स या जो न्यूअर हिप्नोटिक ड्रग्स हैं उनका जो कर्व है वो फ्लैटर होता है, तो ये फ्लैटर कर्व वाले रिलेटिवली सेफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू बारबिट्यूरेट्स। तो बारबिट्यूरेट्स जो है वो ज़्यादा डोज पे क्या करा रहे हैं, मेडुलरी डिप्रेशन। है मेडुलरी डिप्रेशन में हमें पता है मेडुला में वाइटल सेंटर्स होते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, कार्डिक सेंटर होता है, तो उनकी इनिबिशन हो जाएगी तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी इनिबिशन हो जाएगी, ठीक है, कार्डिक इनिबिशन हो जाएगी, तो दैट इज़ वेरी डेंजरस। और बहुत ज़्यादा हाई डोज पे हम कह रहे हैं क्या कॉज करा रहा है, अल्टीमेटली कोमा कॉज करा सकता है। सो इस कर्व से हमें पता लग रहा है कि जो फ्लैटर कर्व यानी बेंजोडाइज़ेपिन्स और न्यूअर हिप्नोटिक ड्रग्स हैं दे आर रिलेटिवली सेफर इन एट हाई डोजेस एज कम्पेयर टू बारबिट्यूरेट्स, ठीक है, एट हाई डोजेस, ठीक है। बाकी लो डोजेस पे इनके इफेक्ट्स जो है वो सिमिलर होते हैं। और अल्कोहल का भी जो है वो भी यही इफेक्ट होता है कि अल्कोहल भी हाई डोज पे जो है मेडुलरी डिप्रेशन का कॉज करा सकता है। सो अब हम इन सब डिटेल इफेक्ट्स को जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। ऑन टू देयर क्लिनिकल यूजेस बेंजोडाइज़ेपिन्स एंड बारबिट्यूरेट्स। सबसे पहले हम इनके बारी बारी देखेंगे कौन कौन से यूजेस होते हैं। सबसे पहले हमें पता है एंग्जाइटी यानी सिडेशन जो कॉज कराते हैं, होते तो ये दोनों कॉज कराते हैं, बट प्रेफर जो है हम किसको करते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन्स को। इसकी भी क्लिनिकल ड्रग्स जो है वो अवेलेबल होती हैं जिनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब एंग्जाइटी में जो हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन यूज़ होता है मोस्ट कॉमनली या प्रेफर किया जाता है दैट इज़ एल्प्राज़ोलैम, ठीक है। बाकी भी करते हैं बट एल्प्राज़ोलैम जो है वो एंग्जाइटी में प्रेफर किया जाता है, और क्लोनाज़ेपैम जो है वो भी। अब जो एल्प्राज़ोलैम है ये क्या कर रहा है कि एक्यूट एंग्जाइटी स्टेट्स, यानी एंग्जाइटी ऑलरेडी आ गई है, अटैक जो है वो बंदे को एंग्जाइटी का हो रहा है, तो उसमें उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये बात भी याद रखनी है कि हम बेंजोडाइज़ेपिन्स को एक्यूट एंग्जाइटी में यूज़ करते हैं। क्रॉनिक एंग्जाइटी की जो मैनेजमेंट या प्रिवेंशन के लिए हम बेंजोडाइज़ेपिन्स नहीं यूज़ करते, बल्कि क्या यूज़ करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स यूज़ करते हैं, स्पेशली द न्यूअर वंस लाइक सेरोटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रेप्टेक इनहिबिटर्स जो थे ये भी हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर क्रॉनिक एंग्जाइटी, तो इनको हम सिर्फ एक्यूट एंग्जाइटी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कोई पैनिक अटैक्स या फोबिया जो होता है लोगों को, उनको भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए हम यही ड्रग्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो इनके जो है ये 3 यूजेस हो गए, एक्यूट एंग्जाइटी, पैनिक एंड फोबिक, ओके। सो नेक्स्ट इज स्लीप। अच्छा, हम कहते हैं एंग्जाइटी में बेंजोडाइज़ेपिन्स यूज़ तो की जाती हैं, लेकिन साथ में इनका साइड इफेक्ट क्या होता है कि बिहेवियरल डिसइनहिबिशन भी कॉज करते हैं। हमने देखा था ना ग्राफ में सबसे नीचे जो है एंग्जाइटी के साथ क्या था, इनहिबिशन भी था, डिसइनहिबिशन था, ठीक है। और बिहेवियरल डिसइनहिबिशन के साथ साथ हम कहते हैं साइकोमोटर इम्पेयरमेंट, यानी जो मोटर फंक्शन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना उसमें जो है कुछ इम्पेयरमेंट जो है वो आ सकती है। नेक्स्ट इज स्लीप डिसऑर्डर्स। स्लीप डिसऑर्डर्स में हम कहते हैं कि बेंजोडाइज़ेपिन्स प्रेफर किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल एस्टाजोलैम, फ्लोराज़ेपैम एंड ट्राइएजोलैम। ये 3 जो है ये हमारे पास प्राइमरी इंसोमिया में यूज़ होते हैं। प्राइमरी इंसोमिया मतलब वो इंसोमिया जो किसी ड्रग की वजह से, किसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि जो है इसकी कोई और कॉज है, ये डायरेक्टली कॉज है, ठीक है। तो प्राइमरी इंसोमिया जो है वो उसकी इसके लिए हम 3 ड्रग्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेंजोडाइज़ेपिन्स को करने का नुकसान क्या होता है यूज़, साइड इफेक्ट क्या होता है कि स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है।
अब स्लीप पैटर्न में हमें पता है ना कि नॉन रेम स्लीप होती है और रेम स्लीप होती है। अब जो रैपिड आई मूवमेंट यानी रेम स्लीप के दौरान ड्रीम्स आते होते हैं और ये एक्टिव स्टेट होती है, ठीक है। रेम स्लीप जो है वो हमारे पास एक्टिव स्टेट होती है, जिस दौरान सीएनएस जो हमारा ब्रेन है वो बहुत एक्साइटेबल होता है, ठीक है। ऐसा होता है जैसे हम अवेक ही हों, बिल्कुल वैसी स्टेट होती है, क्योंकि इस दौरान ड्रीम्स आ रहे होते हैं। तो रेम स्लीप को ये कम करता है, क्योंकि ये नॉन रेम स्लीप को बढ़ा रहा है। नॉन रेम स्लीप को हम डीप स्लीप भी कहते हैं। तो हमें पता है ना कि सीएनएस को डिप्रेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जो हमारे पास डीप स्लीप होगी वो बढ़ जाएगी और जो हमारे पास एक्टिव वाली यानी कि जो रेम स्टेज है वो कम हो जाएगी। तो स्लीप पैटर्न जो है ये डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा हम कहते हैं कि हमारे पास डे टाइम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी कॉज करता है। कॉग्निटिव यानी जो हम सोचते समझते हैं, कोई डिसीजंस लेते हैं, मेमोरी वगैरह, ठीक है, वो सारे कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट डे टाइम, क्योंकि सीएनएस को डिप्रेस कर रहा है तो उसके ना सिर्फ रात को इंसोमिया को ट्रीट करता है बल्कि दिन के वक्त भी जो सीएनएस उसको डिप्रेस किए रखता है। स्पेशली जो ओल्डर पेशेंट होते हैं ना, उनमें ये ज़्यादा वो इस चीज़ से ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि उनमें सीएनएस डिप्रेसिव इफेक्ट ज़्यादा आए। तो इसीलिए हम कहते हैं एल्डरली में हम लो डोजेस देते हैं। अच्छा, स्लीप डिसऑर्डर्स में पहले हम ये यूज़ करते थे, बट अब जो है न्यूअर हिप्नोटिक्स, ये ज़ोलपीडेम वगैरह जो है ये ज़्यादा यूज़ होते हैं अब, क्योंकि न्यूअर हिप्नोटिक्स के 3 फ़ायदे हैं। एक तो वो उनका रैपिड ऑनसेट है, दूसरा वो हमारे पास स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है, और तीसरा हम कहते हैं कि उनकी भी डे टाइम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, हमने पढ़ा था ना कि जो बेंजोडाइजेपिन 2 को जो है वो एक्टिवेट नहीं करते, तो इसीलिए उनकी डे टाइम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी जो है वो नहीं होती। तो इसीलिए न्यूअर हिप्नोटिक्स आर मोर प्रेफर्ड इन स्लीप डिसऑर्डर्स और इंसोमियाज नाउ, और उनका यूज़ भी मोस्टली क्लिनिकल यूज़ भी जो है वो स्लीप डिसऑर्डर्स में ही होगा, जैसे कि हम आगे देखेंगे। और इसी तरह सीकोबार्बिटाल जो है हम कहते हैं बार्बिट्यूरेट की एक ड्रग है जो हमारे पास सिडेशन और इंसोमिया दोनों में यूज़ हो सकती है, बट प्रेफर हम क्या करेंगे बेंजोडाइज